धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। पुराने निवेश बनाम नए निवेश। क्या आप पर्सनल फाइनेंस और निवेश के नए नए आइडिया की ओर खींचे चले जाते हैं? इस आदत को छोड़ दें। कुछ दिनों पहले मैंने एक्स पर एक पोस्ट पढ़ी जिसमें कहा गया था कि बुजुर्गों की तुलना में युवा लोग निवेश के नए नए विकल्पों को आजमाने के लिए कहीं ज्यादा उत्साहित रहते हैं। लाइक और रीपोस्ट देखकर लगा कि पोस्ट को काफी पसंद किया गया था। इसमें कुछ भी अनोखा नहीं है। कुछ लोग किसी भी नए विचार की तरफ आकर्षित होते ही हैं। अपने एंटी फ्रेजाइल में नसीम निकोलस तालेब ने इसे नियोमेनिया कहा है। पिछले करीब 100 साल में दुनिया ने बहुत सी नई और अद्भुत चीजें देखी हैं। हालांकि नियोमेनिया से पीड़ित लोग मानते हैं कि इसका उल्टा भी सच है। बदलाव नहीं चाहना या कुछ नया करने की कोशिश नहीं करना इन दिनों एक बुरी बात मानी जाती है। लेकिन जहां तक निवेश का सवाल है, मैं तो कहूंगा जो लोग नई चीजों को संदेह से देखते हैं वो कहीं बेहतर रहते हैं। इस चर्चा की सबसे दिलचस्प बात थी पुराने बनाम नए निवेशों को बांटने का तरीका। जाहिर था कि फिक्स डिपॉजिट, सोना और रियल एस्टेट को पुराने वाली कैटेगरी में रखा गया था और म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो और P2P लेंडिंग को नए के तौर पर एक साथ रखा गया था। मुझे यकीन है कि इस वर्गीकरण ने मेरे कई पाठकों को चौंका दिया होगा। मैं तो इस बात से काफी चौंका। आखिर ये कौन लोग हैं जो सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड, P2P लेंडिंग और क्रिप्टो जैसे होते हैं? ये वर्गीकरण निवेश के तरीकों और उनके इतिहास को लेकर एक बुनियादी गलतफहमी दिखाता है। म्यूचुअल फंड जो करीब एक सदी से अस्तित्व में है, फाइनेंस की दुनिया में नए नहीं है। वे मजबूती से स्थापित और अच्छी तरह से रेगुलेटेड निवेश का प्रतिनिधित्व करते हैं जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। उन्हें क्रिप्टो करेंसी जैसे नए और गैर भरोसेमंद तरीके या फिर P2P लेंडिंग जैसे कर्ज के ब्लैक बॉक्स के साथ रखना ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की कमी और फाइनेंस की नासमझी दिखाता है। अलग अलग निवेश के प्रकारों का ये घालमेल खास तौर से चिंताजनक है, क्योंकि इससे अनुभवहीन निवेशक इनके रिस्क और रिटर्न की तुलना करने लगेंगे। अक्सर ऐसी बातें निवेश की कथाओं का हिस्सा बन जाती हैं और लोग उन्हें सिर्फ इसलिए वैध मान बैठते हैं और स्वीकार करने लगते हैं क्योंकि किसी ने ऐसा कहा है। इसके अलावा यह गलत किस्म का वर्गीकरण वित्तीय साक्षरता और सूचना के प्रसार की एक व्यापक समस्या को भी उजागर करता है, खासकर सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म के जरिए होने वाला प्रसार। फाइनेंस की जटिल बातों को लुभावनी पोस्ट या ट्वीट में अति सरल रूप से पेश करना खतरनाक गलतफहमियां पैदा कर सकता है। मैं तो मानता हूं कि ज्यादातर गंभीर लोगों ने सोशल मीडिया से जटिल मुद्दों पर काम की जानकारी पाने की उम्मीद छोड़ दी है। इस पुराने बनाम नए विवाद में म्यूचुअल फंड का वर्गीकरण एक जटिल विषय है। म्यूचुअल फंड अपने आप में एक पूरा यूनिवर्स है और इसके भीतर भी पुराने बनाम नए टाइप का द्वंद्व मौजूद है। मैं डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड को ज्यादातर डेट फंड्स की तरह पुराने टाइप के तौर पर कैटेगराइज करूंगा। ये ऐसे फंड हैं जो लंबे समय से मौजूद हैं और निवेशकों की एक खास जरूरत को अच्छी तरह से पूरा करते हैं। ऐसे फंड से किसी भी लक्ष्य के लिए पोर्टफोलियो बनाना संभव है। नए टाइप में पिछले कुछ सालों के दौरान बड़ी संख्या में लॉन्च किए गए सेक्टोरल और थीमेटिक फंड आएंगे। इनका निवेशकों की जरूरतों से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें फंड कंपनियों की व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ध्यान दें, मैं पुराने या नए फंड नहीं कह रहा हूं। इसके बजाय मैं पुराने या नए फंड टाइप कह रहा हूं। कई नए फंड पुराने टाइप के हैं और निवेशकों के लिए काफी काम के हैं। महत्वपूर्ण यह है कि नए और इनोवेटिव निवेश विकल्पों के इस आकर्षण को बुनियादी निवेश सिद्धांतों, रिस्क असेसमेंट और डाइवर्सिफिकेशन की अहमियत को समझने के महत्व को कम नहीं करना चाहिए। कई साल पहले वैज्ञानिक रिसर्च का इतिहास पढ़ते समय मुझे बहुत ही दिलचस्प आइडिया मिला था। महान शोधकर्ता खुद को गलत साबित करने के अथक प्रयासों से पहचाने जाते हैं। ये शुरू में विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन एक पल रुकेंगे तो समझ जाएंगे
ये इस तरह काम करता है कि आपके पास एक आइडिया है, आप उसकी एक परिकल्पना या हाइपोथेसिस गढ़ते हैं और उसके बाद आप पूरी मेहनत और गंभीरता से खुद को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये कोशिश पूरी ईमानदारी और विनम्रता से कर सकते हैं तो आप एक अच्छे शोधकर्ता हैं। अगर आप इस बारे में सोचें तो समझ जाएंगे कि ये बात निवेशकों पर भी उतनी ही खरी उतरती है।